Hello students, welcome back in the chapter Reflection of Life Part 2. In this chapter we are going to discuss about spherical mirrors, laws of reflection, regular reflection, irregular reflection, spherical mirror uses, converging and diverging ability, ray diagram with the sign convection, as well as mirror formula and common use of spherical mirrors. Guys, every topic is really important for the examination. This chapter is really crucial. So watch this video again and again. If you have any problem, just note it down. We are going to clear it when school reopens. So worry for nothing. Keep reading. So without any delay, I'm moving to slide. Okay. So the first thing, what is reflection? We already have discussed about that. So we are going to discuss about the laws of reflection. Little bit you know about that, okay. So laws of reflection, what it says that the laws of reflection says the angle of incidence is equal to the angle of reflection. यानी एंगल इंसिडेंस का जो होता है वो रिफ्लेक्शन के एंगल के बराबर होता है with normal. Remember, with normal. And the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie at the same point. ये आसानी से समझ में आएगा. नेक्स्ट फिगर पे देखिए, इंसिडेंट रे, ओके, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज एट द सेम पॉइंट फर्स्ट, है ना. एक पॉइंट पे यहाँ पे है, सब टिका हुआ है यहीं पे है. यानी कि देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है वो एक ही पॉइंट पे लाई करेगा. इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये और आपका नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे रहेगा. ये कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. याद रखिएगा, दिस लॉ इज ओनली लिमिटेड टू पॉलिश सरफेस. पॉलिश सरफेस मतलब चिकनी सतह के लिए इंपॉर्टेंट. चिकनी सतह ये नहीं कहेंगे कि सीमेंटेड सरफेस के लिए है. सीमेंटेड सरफेस अगर शाइनी है तो इट्स ओके, बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं मिरर के लिए. ओके, तो अभी हम लोग एज्यूम करेंगे प्लेन मिरर. प्लेन मिरर का एज्यूम करके काम करेंगे. यानी तभी हम ऐसा नहीं, मान लीजिए कि इसके ठीक नीचे प्लेन मिरर लगा हुआ है. इस पे इमेजिन इस पॉइंट पे मैंने एक टॉर्च रखा और टॉर्च को मैं इस एंगल पे मैंने लाइट जलाया, तो ऑब्वियसली इट विल स्ट्राइक एंड गो आउट लाइक दैट. इस तरह से स्ट्राइक करेगा और बाहर की ओर जाएगा. ठीक है, देखो अब देखो, अब पढ़ना है हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन लिमिटेड टू पॉलिश सरफेस और स्मूथ सरफेस. रेगुलर रिफ्लेक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के सारे लॉज को फॉलो करता है. इस फिगर से पता चलेगा. देखो स्टूडेंट, रेगुलर रिफ्लेक्शन, अगर तुम इस फिगर को ध्यान से देखोगे, यू कुड नो दैट इस रेगुलर रिफ्लेक्शन में रेगुलर रिफ्लेक्शन सच दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल. यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, यानी कि जिस एंगल से लाइट फॉल करेगा उसी एंगल से लाइट बाहर की ओर जाएगा. ठीक है, यानी कि इंसिडेंस का एंगल बराबर होगा. और देखो इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में देखिए, इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन सच दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल. यानी एंगल जो होगा इंसिडेंस का वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर नहीं होगा. जैसे इस लाइट को देखो, एग्जैक्टली यहाँ देखो कितना बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा. यानी कि ये फर्क है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन के बीच का फर्क. ठीक है, अब इसको बहुत सिंपल समझा जा सकता है. नए बर्तन को देखा है, नया बर्तन जनरली बहुत ज़्यादा पॉलिश होता है तो उसमें आप तुम्हारा चेहरा बहुत आसानी से दिखाई देगा. लेकिन अगर बर्तन पुराना हो जाए तो तुमको चेहरा तुम्हारा धुंधला दिखाई देगा. एग्जैक्टली अगर मिरर बहुत पुराना है तो उसमें चेहरा तुम्हारा धुंधला दिखाई देगा, लेकिन नए मिरर में क्लियर दिखाई देता है, विजिबल होता है. इसके पीछे की वजह है, तो सबसे पहले वो समझेंगे कि हमें कोई चीज़ क्यों दिखाई देती है. दिखाई देने के पहले सबसे बड़ा कारण ये होता है, इफ द लाइट इज स्ट्राइकिंग एनी ऑब्जेक्ट एंड इट इज कमिंग बैक, so we are able to see that. In that case, if the light is not coming properly, we are not able to see that. अगर अच्छा विजिबिलिटी हो, मतलब आपके कमरे में 2 4 5 6 बल्ब जल रहे हो अच्छे से, तो आप चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं. लेकिन नाइट बल्ब हो, 0.5 वाट का बल्ब हो, तो क्या उसमें पढ़ाई की जा सकती है? इसको सिंपल लॉजिक में समझिए. चांदनी रात में आप नहीं पढ़ सकते. यू कैन नॉट स्टडी इन मून लाइट, बट यू कैन स्टडी इन सनलाइट, बिकॉज सनलाइट इज शार्पर दैन मून लाइट. एग्जैक्टली, द लाइट इज कमिंग शार्पर in our eyes, so we are able to see it clearly. ठीक है, तो ये चीज़ है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बीच का फर्क. अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स कहने का मतलब हुआ कनकेव और कन्वेक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. स्फेरिकल मिरर बनता है एक हॉलो स्फेयर. एक हॉलो स्फेयर को काटा जाता है. देखो एक हॉलो स्फेयर ये हुआ, ठीक है, इसको बीच से काट दिया जाता है तो 2 फेज मिलता है. एक देखो हाफ कट कुछ इस तरह से, और दूसरा जो मिलेगा कुछ इस तरह से हाफ कट होता है. अगर इसमें हम लोग यहाँ अगर पॉलिश करते हैं
तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा कुछ इस तरह से तुमको मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा जिसमें आउटपुट पॉलिश रहेगा, ये होगा कनकेव, ठीक है। और अगर इसको हम लोग पॉलिश करते हैं इस तरह से इनसाइड में, तो ये मिलेगा कॉन्वेक्स। वेक्स मीन्स होता है उठा हुआ पार्ट, देखो ध्यान समझना, भूलना मत। केव मीन्स गड्ढा, दबा हुआ पार्ट, वेक्स मीन्स उठा हुआ पार्ट। तो इट इज द वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स। कन्वेक्स मीन्स उठा हुआ पार्ट, और कन्वेक्स में जो होता है वो इनर साइड पॉलिश होता है, और आउटर साइड जो होता है, जो बल्ज पार्ट होता है, उठा हुआ पार्ट होता है, उससे लाइट टकराता है और बाहर की ओर जाता है। इन दोनों मिरर के बीच में फ़र्क है, देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो ये बनता कैसे है। ये एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, खोखला गोला शीशा का है, ठीक है। अब ओब्वियसली ये स्फीयर होगा, तो स्फीयर होगा तो इसका रेडियस भी होगा, इसका डायमीटर भी होगा। तो देखो अब इसका रेडियस, अब ओब्वियसली ये रेडियस है, ठीक है। ये तो हमने यहाँ से काट लिया, दो पार्ट में, इधर से काटा और यहाँ से हमने ऐसे मेजर लिया। अब इसका रेडियस होगा तो रेडियस तो चेंज नहीं होगा, ये एक सेक्टर की तरह बिलीव करेगा। सेक्टर पढ़े हो 9th क्लास में मैथमेटिक्स में, सेक्टर, ये सेक्टर हो गया स्मॉल सेक्टर, यानी सेक्टर इस तरह से कुछ ये पार्ट बना है। अगर हम लोग रेडियस के साथ ले लिए तो ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, तो ये भी तो इसका रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस का ठीक आधा होता है जो फोकस होता है स्टूडेंट, यानी कि जो रेडियस होता है, रेडियस का हाफ फोकस होता है या फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ वो पॉइंट होता है किसी भी मिरर का पॉइंट है, यानी कि एक कनकेव के लिए वो पॉइंट होता है कि सारे लाइट से टकरा के इस पॉइंट पर फोकस होते हैं। इसमें देखो ये लाइट यहाँ गया और टकरा के एफ पर फोकस हो रहा है, एफ पर फोकस हो रहा है, यानी फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पर जितने लाइट आती है और वहाँ जाके मिल जाते हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ और फोकल पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, ये लाइन जो पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर को के साथ अलाइन होता है, इसको हम बोलते हैं कॉलिनियर होता है, कॉलिनियर पॉइंट होता है, यानी कि पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दीज आर कॉलिनियर पॉइंट्स, ये एक लाइन में होते हैं। और ये जो तुम्हारा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बारे में और हम पढ़ेंगे, बताएंगे, लेकिन अब ये समझो, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज फोकस एंड पोल। पोल एग्जैक्टली एक मिरर का मिडल पार्ट होता है, एक मिरर का मिडल पार्ट होता है, किसका, स्फेरिकल मिरर का मिडल पार्ट होता है, और वो एकदम अलाइंड होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के साथ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल कॉलिनियर पॉइंट होंगे, ये कॉलिनियर होंगे, यानी एक ही लाइन में होंगे। देखो इस मिरर में लाइट टकरा के एक पॉइंट पर फोकस हो रहा है, फोकस होने का मतलब कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और उसके बाद देखो इस मिरर को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि लाइट यहाँ से टकरा रहा है। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो होता है वो इमेजिनरी होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इमेजिनरी होता है, जो यहाँ से तुमको पता चलेगा। देखो ऑब्वियसली यहाँ तो कुछ है नहीं, यानी कि इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेजिनरी होगा, और इसमें रियल इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है। कॉन्वेक्स में रियल इमेज नहीं बनेगा और इसमें रियल इमेज बनता है, इसमें बनता है वर्चुअल इमेज, मतलब बिल्कुल वैसा कि तुम्हारा प्लेन मिरर, जो घर में मिरर जो तुम देखते हो, उसमें इमेज तो फॉर्म होता है, बट उस इमेज को तुम पर्दे पे नहीं ले सकते। 8th क्लास में तुमने पढ़ा होगा वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बीच का फ़र्क। अब देखो हम लोग देखेंगे डेली लाइफ में जो मिरर का यूज़ होता है। ये मिरर जो तुम्हारा है, ये है तुम्हारा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर चीज़ों को एम्पलीफाई करता है, यानी कि वाइड फील्डिटी के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि ज़्यादा हमें एरिया देखना हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये देखो ये है सोलर कुकर। यूरोपियन कंट्री जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ पे लोग सोलर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। सोलर कुकर का क्या है, देखो ये है तुम्हारा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की एबिलिटी होती है जो लाइट यहाँ से टकरा के आता है इसको एक पॉइंट पे फोकस करना, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग, यानी कि इट हैज़ एबिलिटी टू कन्वर्ज लाइट एट द पॉइंट। तो इस तरह से कुकर गर्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कौन सा है, ये है तुम्हारा कनकेव मिरर है, ओके। अब चलते हैं आगे। अब देखो गाड़ी का रियल लाइट नहीं, रियर व्यू। ये जो रियर व्यू के लिए जो मिरर यूज़ किया जाता है ये कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर में हम लोग ज़्यादा एरिया देख सकते हैं, यानी इसके हम लोग वाइड फील्डिटी के लिए इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट जो इमेज है वो तुम्हारे क्वेश्चन में आंसर कर देने के लिए, गाड़ियों में फोकस करने के लिए, पॉइंट पर फोकस करने के लिए हम लोग हेडलाइट बनाते हैं। हेडलाइट में एक मिरर का यूज़ किया जाता है। वो मिरर कौन सा है और क्यों है, ये सवाल तुम लोगों के लिए है। यू फाइंड द आंसर एंड व्हेन देयर इज लाइव क्लास आई विल आस्क द क्वेश्चन, तुम लोग मुझे बताना। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रे डायग्राम, ओके, और द मिरर फार्मूला एंड ऑल्सो द प्रूफ ऑफ मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला को हम लोग प्रूव भी करेंगे कि मिरर फार्मूला आया कैसे। वैसे दिस इज़ नॉट इन सिलेबस कि प्रूव कैसे करना है, बट आई विश टू लेट यू नो हाउ दिस फार्मूला केम, ये फार्मूला आया कैसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे
रिफ्रैक्शन के बारे में भी हम लोग चलेंगे, क्योंकि इसके बाद का टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन भी हम लोग समझेंगे। ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन स्टूडेंट बहुत क्रूशियल टॉपिक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बारे में अच्छे समझना जरूरी है ताकि हम लेंसेज के बारे में समझ सकें। स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, और आगे की पढ़ाई अगले वीडियो में होगी। सो स्टे ट्यून, स्टे सेफ। जय हिंद। Till now, we have been looking at the properties of images formed by plane mirrors. A plane mirror is a mirror whose reflecting surface is flat. What about this mirror? Is this also a plane mirror? This is a mirror as it has this smooth reflecting surface. But this is not a plane mirror as this reflecting surface is not flat. The reflecting surface is curved and hence this mirror is called a curved mirror. What about this one? This is also a curved mirror. The difference between the two is that the reflecting surface of this mirror is curved inwards, whereas the reflecting surface of this mirror is curved outwards. Can you think of examples where you have seen curved mirrors? A shiny surface of a spoon is a good approximation of curved mirror. Spoon has two reflecting surfaces, one curved inside and the other curved outside. Now, the specific types of curved mirrors that we are interested in are called spherical mirrors. In fact, these two mirrors are spherical. Well, they look nothing like a sphere. But then why are they called so? They are called spherical mirrors because their reflecting surface is a part of a sphere. You can clearly see that the reflecting surfaces of both the mirrors form the part of the sphere. Now, both these are given special names. The mirror that has its reflecting surface curved inwards is called a concave mirror, and the mirror that has its reflecting surface curved outwards is called convex mirror. Yes, inwards concave and outwards convex. Now we want to study the properties of images formed by spherical mirrors. But before that, we need to define certain terms related to spherical mirrors. So let's do that. Both the mirrors are placed like this: concave mirror on your left and convex mirror on your right. I'm going to define the terms for both these mirrors: concave inwards and convex outwards. The center of the reflecting surface of the mirror is called the pole. We represent it with a point P. In the front view of both the mirrors, you can see that the pole is present right at the center. Now, as I told you, the reflecting surface forms a section of the sphere. This sphere must have a center. This center of the sphere is called the center of curvature, denoted by C. And what will the radius be called? Yes, it's called the radius of curvature. Join the pole and the center of curvature with a line. This line is called the principal axis. The midpoint of the line segment joining the pole P and the center of curvature C is called the focal point. It's denoted by the letter F. We will talk about one last thing in this video, and that is an assumption that we are making all along. We are assuming the radius of the curvature of a mirror to be much greater than the aperture of the mirror. Aperture, in simple terms, is that part of the mirror which is exposed to light. In our mirror, this is its aperture, since the light can be incident anywhere in this region. If we hide some part of the mirror with an opaque substance, then its aperture is reduced. Mathematically, it is this length. So the mirror that we are considering is the one in which the aperture is much smaller than the radius of the curvature. These were a few of the terms related to spherical mirrors. But there's a lot more we need to understand about them. See you in the next video.